वेलकम बैक टू ऑल। तो आज अपनी नई सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाली है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसका लेक्चर नंबर पहला है। ओके, फर्स्ट लेक्चर नंबर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ओके, आज अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ओके, बेसिक्स क्या है तुम्हारे पास में, इसका सिलेबस देखेंगे, इसका वेटेज देखेंगे और थोड़ा बहुत अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या तुम्हारे पास में स्टार्टिंग के अंदर अपन किस डायरेक्शन में जाएंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। ओके, चलिए तो अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, एक इंफॉर्मेशन और है, जो क्रैश कोर्स जिसको लेना है, ठीक है, उनके लेक्चर्स मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास में जल्दी ही लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएंगे और लगभग 10 अप्रैल से जो है आप क्रैश कोर्स का जो कोर्स है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो भी परचेज कर सकते हैं। उसका जो भी उसकी डिटेल होगी वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। 10 अप्रैल तक लगभग तुम्हारे 2 से 3 सब्जेक्ट के रिकॉर्ड हो जाएंगे और उसके बाद में जैसे आप 2 से 3 सब्जेक्ट को देखोगे, बचे हुए सारे सब्जेक्ट तुम्हारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जून 2021 के लिए आपके पास में जो है क्रैश कोर्स के जो लेक्चर्स हैं वो 10 अप्रैल से आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। जिनको लेना है वो ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो देखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है तुम्हारे पास में, सबसे पहले इसका वेटेज देख लेते हैं। ओके, ठीक है, एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में इसका क्या क्या वेटेज है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं CSIR नेट की। ओके, तो CSIR नेट में जो इसका वेटेज है लगभग तुम्हारे पास में लगभग क्या, ये पार्ट सी में ही पूछा जाता है, ए और बी में नहीं आता है। पार्ट सी में तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स कितने हैं तुम्हारे पास में, लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी हो सकता है 4 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन जनरली तुम्हारे पास में जो सिलेबस में भी जो डिसाइडेड है और क्वेश्चंस भी जो आते हैं 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, इसके बाद में मैं बात करूं IIT जैम। IIT जैम में जो है यहां से लगभग तुम्हारे पास में ये मान के चलिए 5 से 9 नंबर तक का तुम्हारे पास IIT जैम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं बात करता हूं TIFR की, ठीक है, तो लगभग 4 से 7 नंबर जो है यहां से पूछा जाता है। मैं बात करता हूं गेट की, ओके, तो गेट के अंदर लगभग तुम्हारे पास में 6 से 9 नंबर का जो है यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, देखो जैसे गेट का एग्जाम जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट का भी, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, ठीक है, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या IIT बैंगलोर, ये सब एग्जाम्स लेते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वेरी करे, ठीक है। बात करता हूं मैं जेस्ट की। ओके, तो जेस्ट में जो है पहले यहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, लेकिन जब से एक सिलेबस दोबारा नया डिजाइन हुआ है तो 6 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जिसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं आती है, ठीक है, जेस्ट के एग्जाम में। तो ये मान के चलिए फिर भी कभी कभी जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो 1 से 3 नंबर का तुम्हारे पास में यहाँ पे जेस्ट में भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स पूछ लेते हैं। ओके, हो सकता है जैसे तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है और सॉलिड में भी आता है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन बोल सकते हैं कि वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से पूछा हुआ है। ओके, तो ये तुम्हारे पास में वेटेज है। अगर मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, जो सिलेबस पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, ओके, अगर आप उसको कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं नेट की अगर बात करूं तो होपफुली 95% तो आपके जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो तीनों क्वेश्चंस बन जाएंगे। अपन मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, उसमें 95% तक तुम्हारे पास तीनों क्वेश्चंस बन जाएंगे और 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। तो आपको बस, और एक चीज और, अभी मैं बुक्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कौन कौन सी तुम्हारे पास में रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक्स तुम्हारे पास कौन कौन सी है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप जस्ट एग्जाम्स, अगर आपको सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई करना है, उस पर्पस से अगर आप पढ़ रहे हैं, उस पर्पस से आप लेक्चर देख रहे हैं, उस पर्पस से आप कोर्स खरीद रहे हैं, तो ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जस्ट मेरे लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, उन्हीं को समझना है, उन्हीं को रटना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और जो मैं असाइनमेंट्स दूंगा, जो आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, उन्हीं को ही आपको सोल्व करना है, इसके अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बुक्स उनके लिए हैं जिनको प्रॉपरली PhD भी इसी फील्ड के अंदर कंडेंस, अच्छा एक चीज हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो तुम्हारा कोर्स में मेंशन होगा वहां पे कहीं पे कंडेंस मैटर फिजिक्स भी है, तो एक ही बात है भैया ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलो या फिर कंडेंस मैटर फिजिक्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर पर्टिकुलर किसी को इसी फील्ड में आगे रिसर्च करनी है, ठीक है, तो वो बुक्स देख सकता है, लेकिन कम से कम जब तक तुम्हारे एग्जाम्स क्वालिफाई ना हो तब तक तुम्हें कोई रेफरेंस बुक नहीं देखनी है, ठीक है। चलिए, अच्छा बुक्स की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर बुक्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक बुक है तुम्हारे पास में पूरी एंड बब्बर,
ठीक है। एक बुक है तुम्हारे पास में पुरी एंड बब्बर, ठीक है। दूसरी बुक है तुम्हारे पास में वहाब की बुक आती है, एंड तीसरी जो बुक है तुम्हारे पास में वो है किटल। ओके, और भी तुम्हारे पास बुक्स हैं इसकी, ठीक है। एक तुम्हारे पास में मैनमिन की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक आती है। लेकिन देखो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपको जस्ट एक बार एग्जाम्स क्वालिफाई अगर आपके नहीं हुए हैं तो एग्जाम क्वालिफाई पर्पज से पढ़ना है तो ओनली तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सेकंड थिंग, अब ये 3 बुक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की किटल की बुक नाम सुन लेते हैं, बुक उठा के ले आते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 बच्चे अगर वो बुक लाते हैं ना तो 90 बच्चे तो उनको खोल के भी नहीं देखते, खोलेंगे एक बार कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये ट्रुथ है, फैक्ट है ये, ठीक है। जब तक तुम इस बुक को नहीं पढ़ोगे, इस बुक को नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें बुक्स भी देखनी है, लेक्चर्स देखिए, लेक्चर देखने के बाद ही बुक समझ में आने लगेगी, ठीक है। सबसे पहले इस बुक को पढ़िए, ये जस्ट बीएससी ग्रेजुएशन लेवल की बुक है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में तुम्हारे पास में लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ये बुक उठाइए, उसके बाद सबसे लास्ट में ये बुक उठाइए, ठीक है ना, अगर आप वास्तव में इसमें अच्छे से प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, जिससे तुम्हारी, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो इंटरव्यू पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से चलेंगे कि अपन कोशिश करेंगे कि आपका जो है एग्जाम्स के साथ साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ जो है इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई करो, इस तरह से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अब यहां पे मैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, वो आप देख लीजिए। ठीक है, मैं यहां पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक्स, जिसमें अपन इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक्स पढ़ेंगे जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। लगभग 8 से 10 लेक्चर आएंगे ओनली क्रिस्टलोग्राफी की, ठीक है, क्योंकि इसमें अपन बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलोग्राफी के अंदर, ठीक है। जैसे अपन थोड़ा सा इसकी बेसिक्स की बात करूं तो लेटिस हो गया, बेसिस हो गया, ठीक है, यूनिट सेल हो गया, ठीक है, ये सब ब्रेवियस लेटिस हो गया, ओके, ब्रेवियस यूनिट सेल हो गया, ठीक है। तुम्हारे पास इसके अंदर भी अलग अलग के अंत होता है तुम्हारे पास में, परमिटिव एंड नॉन परमिटिव, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन मिलर इंडिसेज, ठीक है, इसमें देखेंगे मिलर इंडिसेज, डायरेक्शंस कैसे होगी तुम्हारे पास में, ठीक है। उसके बाद में अपन इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें अपन सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, डीसी, डायमंड क्यूबिक, ओके। इसके अलावा तुम्हारे पास में और भी एग्जांपल है कि NaCl, ठीक है, CsCl, ठीक है, FCl, मतलब बहुत सारे अपन इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। रेसिप्रोकल लेटिस, इसके बाद में अपन इसी के अंदर देखेंगे रेसिप्रोकल लेटिस, किसके अंदर, क्रिस्टलोग्राफी के अंदर, ठीक है। वो अलग अलग सबके लिए देखेंगे, इसके लिए अलग देखेंगे, इसके लिए भी देखेंगे, इसके लिए भी देखेंगे, सबके लिए रेसिप्रोकल लेटिस भी लिखेंगे, ओके। इसमें ग्रेफाइट, ग्रेफीन की स्ट्रक्चर भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, इसमें ब्रैग्स लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जैम में तो वहां से क्वेश्चन पूछता ही है ना, यहां से तुम्हारे पास में जो आईआईटी जैम में है वो एक क्वेश्चन तो तुम्हारे पास पूछता ही है, ठीक है। ब्रैग्स लॉ इसके अंदर जो क्वेश्चन है, जो तुम्हारे पास टॉपिक है ब्रैग्स लॉ, यहां से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पूछता ही है तुम्हारे पास, ओके। ब्रिलवन जोन, एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है, ब्रिलवन जोन, ठीक है, BZ जिसको बोलते हैं। और भी बहुत टॉपिक हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे जो हैं इस क्रिस्टलोग्राफी के अंदर आएंगे, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग के अंदर तुम्हारे पास में आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, वान डेर वाल्स तुम्हारे पास बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मॉड्यूलरिंग कांस्टेंट का,
मॉड्यूलिंग कांस्टेंट का। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन वहां से वो वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लेटिस वाइब्रेशन। ठीक है, फोर्थ है अपना लेटिस वाइब्रेशन, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, ऑप्टिकल ब्रांच, एकॉस्टिक ब्रांच, ये सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन क्लासिकल स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, जिसको तुम ड्यूलॉग एंड पेटिट लॉ बोलते हो। ठीक है, इसके बाद में आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसकी क्या तुम्हारे पास में ड्रॉबैक्स रहे, जिसको इसने पूरा किया, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, उसको फिर किसने पूरा किया, डीबाई ने, है ना, डीबाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एफईटी। एफईटी, एफईटी मतलब, एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बाद में। ठीक है, इसमें भी कुछ तुम्हारे पास में प्रॉब्लम आ गई थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिससे उसके बाद में तुम्हारे पास में आई बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी में ब्लॉस थ्योरम वगैरह। ठीक है, और भी तुम्हारे पास में टॉपिक्स है इसके अंदर, इफेक्टिव मास के क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डेंसिटी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो सारा अपन देखेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे टाइट बाइंडिंग थ्योरी, टाइट बाइंडिंग थ्योरी। ठीक है, ये अपन टॉपिक कवर करेंगे यहां से। ओके, उसके बाद में अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में मैग्नेटाइज्म इन सॉलिड, ठीक है, मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इससे तुम्हारे पास जो है इस वाले टॉपिक से ग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इनके जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे अपन देखने वाले हैं। ओके, इसके बाद में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये अपन देखेंगे टॉपिक। उसके बाद में अपन इसके अंदर देखेंगे सुपर कंडक्टिविटी के बाद में अपन देखने वाले इसके अंदर हॉल इफेक्ट। ओके, हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। इसके बाद में अपन देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो मेनली तुम्हारे पास ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और है, वो भी अपन कवर करेंगे यहां से, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये टॉपिक भी अपन यहां से कवर करेंगे। इसमें एलईडी हुआ, लेजर हुआ, सोलर सेल हुआ, फोटो डिटेक्टर हुआ। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स तो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आते हैं। तो मेनली अपन जो है ये सारे टॉपिक्स यहां से सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो 14-15 टॉपिक हो गए, तो ये मान के चलिए 30 लेक्चर तुम्हें मिलेंगे। 8 से 10 लेक्चर तो तुम्हारे पास इस क्रिस्टलोग्राफी के हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपन जो है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे ऐसा नहीं है कि नेट का एग्जाम भी तुम क्वालिफाई करो और एग्जाम्स रह जाएं, ऐसा नहीं है। अपन कोशिश करेंगे कि इन सभी टॉपिक्स को पढ़ के अपन जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, जेस्ट का हो, बार का हो, टीएफआर का हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, आईआईटी जेम का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास अलग रिसर्च लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, कोशिश करेंगे कि अपन जो है यहां से सारे क्वेश्चंस कवर करने की इन कंडेंस मैटर फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सब्जेक्ट्स में। ओके, तो इनको चाहो तो तुम नोट कर लीजिएगा, फिर अपन थोड़ा सा इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं आज, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर इसको प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। नोट कीजिएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तुम्हारे पास में स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो कितने टाइप के मैटर हो सकते हैं? जनरली अपन 4 पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक और प्लाज्मा। ठीक है,
लेकिन कभी ये आंसर नहीं देना है, ठीक है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसको अपन बोलते हैं बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, व्हाट इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, ये अपन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले अपन, फिर इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज, कि कौन सा मटेरियल तुम्हारे पास में थर्मली कंडक्टर है या थर्मली इंसुलेटर है, ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे। इसके बाद में अपन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज देखेंगे कि टू डिफरेंशिएट दी सेमीकंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक, जिसको बोलते हैं, डिफरेंस क्या है उसको देखने के लिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कौन सा तुम्हारे पास में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कि तुम्हारे पास में कौन सा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा मैकेनिकली वीक है तुम्हारे पास में। इसके बाद में अपन देखेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कि जब सोलर सेल बनाए जाते हैं तो कौन सी, किसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अच्छी है, तो कौन से सोलर सेल में यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जनरली तुम्हारे पास में सॉलिड टू टाइप्स के हैं, है ना, क्रिस्टलोग्राफी एंड नॉन क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अपन यहाँ पे आज देखेंगे, ठीक है। नॉन क्रिस्टलोग्राफी को अपन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन जो है एमोर्फस भी बोलते हैं, ओके। और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सिंगल क्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है। सिंगल क्रिस्टलाइन में पूरी अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, पॉलीक्रिस्टलाइन में मोर देन वन सिंगल क्रिस्टलाइन से बने होते हैं। ये सारा जो है आज अपन डिस्कस करेंगे और मैं लिखवा दूंगा इनके बारे में, ठीक है। तो चलिए, नोट हो गया ये। कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से चल के एडवांस तक जाएं, ठीक है, जिससे तुम्हें क्या है कि कहीं पे इंटरव्यू देते हो तो वहां पे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए लिखिए, इसमें हेडिंग लिखिए सबसे पहले मैटर, ठीक है, मैटर। तो लिख लो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, 5 स्टेट ऑफ मैटर, लिखिए, देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर, 5 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए इसके अंदर सॉलिड, सेकंड लिखिए लिक्विड, थर्ड लिखिए गैस, फोर्थ लिखिए प्लाज्मा, एंड फिफ्थ लिखिए अपने पास में बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इन सब के बारे में तुम्हें पता होगा, इसके बारे में लिख लीजिए। BEC is typically formed when, देखिए, BEC is typically formed, ये कब बनती है तुम्हारे पास में, देखो, when a gas of boson at low density, a gas of boson at low density, at low densities is cooled to temperature, very low, ठीक है, लगभग तुम्हारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर very close to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कितना होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर? -273.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब तुम्हारे पास में कोई भी गैस जो है, बोसोन गैस जो है, वेरी लो डेंसिटी के ऊपर इस तुम्हारे पास टेम्परेचर पे कंडेंसेट किया जाती है, तो वहां पे तुम्हारे पास में जो है बीसी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर अपन
किसी सॉलिड की स्टडी करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसमें पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर टू डिफरेंशिएट इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर वी स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा। सेकंड लिखिए इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख लो इसमें टू नो द पैरा डायामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए थर्मल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखिए थर्मल प्रॉपर्टी, लिख लीजिए इसमें टू नो विच सॉलिड इज थर्मली इंसुलेटर और थर्मली कंडक्टर। ठीक है, इसमें कौन सा थर्मली इंसुलेटर है, कौन सा थर्मली कंडक्टर है, ये जानने के लिए अपन थर्मल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लिखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी। लिख लो इसमें टू नो विच सॉलिड इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, कौन सा सॉलिड तुम्हारे पास मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है, ये जानने के लिए अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए लास्ट इसके अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। फिफ्थ लिखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें लिख लीजिए विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड। लिखिए विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक, विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक सोलर सेल, make solar cell is decided by optical property। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये जानने के लिए अपन जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की अपन स्टडी करते हैं। किसी भी सॉलिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि अपन जनरली अपन सोलर सेल की ही बात करें, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी काम में आती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड जनरली टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक वैसी भी होती है जिसको एलॉय बोलते हैं। ठीक है ना, तो अपन जो मेनली पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, एक पीरियोडिक वे में तुम्हारे पास में वेल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तुम्हारे पास में एटम्स मिलेंगे, बट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है वहां पे। ओके, तो नोट कीजिएगा इसको, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें।
लिखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास जनरली टू टाइप्स के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, जिसको अपन अमोर्फस भी बोलते हैं। अमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली टू टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी देखे जाए तो ये भी तुम्हारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है तुम्हारे पास में पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड है आपके पास में पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल जैसे क्वार्ट्ज है, डायमंड है, ये सब जो है सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे तुम्हारे पास में कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, ये सारे तुम्हारे पास में क्या होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। गोल्ड है, ये भी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है, गोल्ड है Au, ठीक है। इसके एग्जांपल बात करूं मैं, इसके एग्जांपल तुम्हारे पास प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक जो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। या फिर मैं बात करूं ग्लास, ठीक है, ग्लास जो है दैट इज आल्सो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, अब लिख लीजिए इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, लिख लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय solids are characterized by random arrangement of atoms. Crystalline solids are characterized by regular or periodic arrangement, regular or periodic arrangement of atoms or molecule, of atoms or molecules, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स का एक पीरियोडिक अरेंजमेंट, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और तुम्हारे पास लिख लीजिए जितने भी सॉलिड होते हैं, लिखिए जितने भी सॉलिड होते हैं, एवरी सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जितने भी सॉलिड होते हैं क्या तो एटम से मिलकर बने होते हैं या मॉलिक्यूल से, ठीक है। और एटम्स आर रिपीटिंग देमसेल्व्स, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके अंदर एटम्स आर रिपीटिंग देमसेल्व्स, atoms are repeating themselves after a certain distance, ठीक है। वो अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। दैट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जैसे ये है तुम्हारे पास में, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास में, ये हमेशा तुम्हारे पास में इक्वल रहेगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर रैंडम अरेंजमेंट होगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा तुम्हारे पास में। दैट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। अब मैं बात करता हूं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये मिटा रहा हूं यहां से, लिखिए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड
non-crystalline solids are characterized by random arrangement of atoms or molecules that are the non-crystalline solids. Okay, अब देखो किसी भी एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है, किसी भी एटम की अरेंजमेंट जो होती है वो डिसाइड करती है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। लिखिए इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल डिसाइड देयर प्रॉपर्टीज। लिखिए अरेंजमेंट ऑफ एटम डिसाइड्स देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी भी एटम की अरेंजमेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है तुम्हारे पास में। जैसे प्लास्टिक जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में अलग होती है। ठीक है, प्लास्टिक इज नॉन क्रिस्टलाइन, while कॉपर इज क्रिस्टलाइन, क्योंकि तुम्हारे पास में उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी अरेंजमेंट होती है एटम्स की। ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी तुम्हारे पास में दो तरह के होते हैं, तो लिख लीजिए डायमंड एंड कॉपर, बोथ आर क्रिस्टलाइन, बट अब उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बट डायमंड इज सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कॉपर इज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉपर इज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं बात करूं सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। देखो ये अपना बिल्कुल इंट्रोडक्शन बेसिक चल रहा है। ठीक है, ये आप सबको इन सबके डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, लिख लीजिए थ्रू आउट द क्रिस्टल, लिखिए throughout the crystal we have same type of atom with same arrangement। लिखिए throughout the crystal we have same type of arrangement, same type of arrangement, then crystal is called single crystal। ठीक है, तो वो क्रिस्टल क्या होगा, सिंगल क्रिस्टल होगा। ओके, और पॉलीक्रिस्टल क्या होगा तुम्हारे पास में, लिख लीजिए पॉलीक्रिस्टल क्या होगा, लिख लीजिए पॉलीक्रिस्टल होगा तुम्हारे पास में, ये एग्रीगेट होता है किसका, तुम्हारे पास में सिंगल क्रिस्टल का। तो लिखिए एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स, aggregate of large number of single crystal। ठीक है, large number of single crystal। ठीक है, और इसमें इस पॉलीक्रिस्टल में, ये पॉलीक्रिस्टल जो है तुम्हारे पास में बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, और इसमें जो एक सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, ग्रेन्स कहेंगे। ठीक है, उनको अपन ग्रेन्स कहेंगे। तो एक बार मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं भाई इसको, है ना, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिख लीजिए इसके अंदर, लिख लीजिए
द स्मॉल सिंगल क्रिस्टल आर नोन एज द स्मॉल सिंगल क्रिस्टल are known as the small single crystal are known as grains. उनको अपन क्या बोलेंगे, एक साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर ग्रेन्स बोलेंगे. एंड बाउंड्री सेपरेटिंग दीज क्रिस्टल, लिखिए, एंड बाउंड्री सेपरेटिंग दीज क्रिस्टल आर कॉल्ड एज ग्रेन्स बाउंड्री. ग्रेन्स बाउंड्री, ठीक है. तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, ग्रेन बाउंड्री कहलाएंगे. ओके, तो तुम्हारे पास जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है, एक बिल्कुल अरेंजमेंट अपन बोलते हैं, उस तरह से अरेंजमेंट है, एक पीरियोडिक मैनर में तुम्हारे पास में, ठीक है, इस तरह से है. दीज आर द, या फिर एक काम करो, इसको इस तरह से है, ठीक है. तो ये तुम्हारे पास में पर्टिकुलर अरेंजमेंट है तुम्हारे पास में, ठीक है. या मैं ऐसे बोलूं तुम्हारे पास में इसके अंदर क्या है, पूरा थ्रोट आउट द क्रिस्टल तुम्हारे पास में सेम अरेंजमेंट है, तो इसको बोलते हैं अपन सिंगल क्रिस्टल, ठीक है, सिंगल क्रिस्टल बोलते हैं. और पॉलीक्रिस्टल बना लो यहां पे, जैसे एक तुम्हारे पास ये है मान लो, ठीक है, एक आपके पास ये है, एक तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है, एक तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बना होगा. ओके, एक आपके पास कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है, एक आपके पास में तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है. और तुम्हारे पास मतलब इस तरह से काफी, अच्छा ये भी तुम्हारे पास सिंगल क्रिस्टलाइन है ना, तो इन सिंगल क्रिस्टलाइन की अरेंजमेंट तुम्हारे पास में सेम होनी चाहिए, ठीक है. एक तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बना होगा, एक तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बना होगा. ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है. दिस इज द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है. एक सिंगल क्रिस्टल को इसको अपन बोलेंगे ग्रेन्स, इसको अपन ग्रेन्स बोलेंगे. और ये जो बाउंड्री जो होती है इसको बोलते हैं ग्रेन्स बाउंड्री, इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेन्स बाउंड्री, ठीक है. मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो जो सिंगल की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो जो सिंगल क्रिस्टल की स्ट्रेंथ जो होती है, ऐसे लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल क्रिस्टल इज ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीक्रिस्टल, ठीक है. ये ध्यान रखना, नोट कीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है. जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं. ठीक है, जनरली अपन देखें नेचर के अंदर जो है, नेचर के अंदर मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में वो मोर स्टेबल होते हैं, मतलब उनको टूटने के लिए तुम्हारे पास में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. दैट्स व्हाई इन नेचर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, चलिए लिखिए इसके अंदर, इन नेचर, लिखिए इन नेचर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर, इन नेचर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर
in the form of crystalline solid. In nature, most of the solids are in the form of crystalline solid. Crystalline solid. Most of the solids are form of crystalline solid because crystalline solid is more stable, because crystalline solid is more stable, yeah, crystalline solids are more stable as compared to amorphous solid, as compared to amorphous solid. Amorphous solid compared to the amorphous solid. Okay, as energy, देखो, as energy released during the formation of crystalline solid material, देखो, as energy is released, energy is released during the formation of crystalline, during the formation of crystalline material is more than amorphous solid. Amorphous solid. Okay, amorphous solid. देखो, as more energy released, देखिए, as more energy released, as more energy released in the formation of a crystal, in the formation of a crystal, crystal will be more stable, crystal will be more stable. ठीक है, समझ गए? ऐसे क्रिस्टल जिनको तोड़ने के लिए या जिनके फॉर्मेशन के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे क्रिस्टल तुम्हारे पास में मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर टू अदर्स. ठीक है, इसलिए तो नेचर के अंदर जितने तरह के भी सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो ज्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मोर स्टेबल होते हैं, उनको तोड़ने के लिए, फॉर्मेशन के लिए तुम्हारे पास में मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट लेक्चर से जो है अपन स्टडी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे. जितने भी टॉपिक्स है अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से. लेटिस क्या है, बेसिस क्या है, क्रिस्टल कैसे बनता है. ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास यूनिट सेल क्या होती है, उन सब की क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, डायरेक्शन क्या है. ठीक है, वो सारी चीजें जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर वे में तुम्हारे जो लेक्चर है वो स्टार्ट होने लग जाएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. जय श्री श्याम.